जय हिंद दोस्तों, GLCIS में आप सभी लोगों का स्वागत है। और GLCIS की MCQ सीरीज जिसके अंदर हम लोग MCQs के साथ आपके साथ मेंस के लिए 3 और 5 मार्कर्स के क्वेश्चन भी साथ में डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी प्री और मेंस की तैयारी दोनों ही साथ साथ चलती रहे। हम लोग शुरू करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के संवैधानिक विकास वाले टॉपिक से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस के आंसर्स और उसके साथ हम लोग उसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी और तमाम प्रावधानों का हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी साथ में पढ़ते चलेंगे। इन केस अगर उससे 3 या 5 मार्कर का क्वेश्चन बनता है तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को साथ में पता होना चाहिए, वो तमाम पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए जो मेंस के अंदर हम लोग लिख सके। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला अधिनियम संवैधानिक विकास का सबसे पहला अधिनियम जो है 1773 का चार्टर, 1773 के चार्टर से हम तमाम चीजें शुरू करेंगे। ठीक है, और आखिर इस पर्टिकुलर चार्टर के बाद, इस पर्टिकुलर रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही हमारे संवैधानिक विकास की शुरुआत क्यों मानी जाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 1600 में भारत में आ चुकी थी। वैसे तो एक लंबी प्रक्रिया थी, किंतु फिर भी हम लोग देखते हैं कि अगर इन लोगों ने अपना एक शासन स्थापित कर लिया या फिर जो इन लोगों का उद्देश्य था व्यापार, और व्यापार से ये लोग शासन की ओर बढ़ने लगे, जिसके पीछे इनका उद्देश्य था इनकी साम्राज्यवादी नीतियों को बढ़ावा देना। ठीक है, इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीतियों को बढ़ावा देना। ठीक है, वापस हम लोग एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। अब पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट ही क्यों कहा गया। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, और इस भ्रष्टाचार के कारण जो कुशासन शुरू हुआ, जिसके कारण परिणाम स्वरूप हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, कर्मचारी इन लोगों की इनकम दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती गई, लेकिन ये हमेशा अमीर बनते गए और कंपनी थी वो दिन पर दिन गरीब होती गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री फ्रेडरिक लॉर्ड नॉर्थ एक सीक्रेट कमेटी का गठन करेंगे और उस कमेटी में यह पाया जाएगा कि जो करप्शन शुरू हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, और यहाँ के जो कई सारे कर्मचारी हैं वो प्राइवेट ट्रेड्स को बढ़ावा देंगे, अपना व्यक्तिगत व्यापार शुरू कर देंगे, जो भी तमाम सुविधाएं उन्हें भारतीय क्षेत्रीय राजाओं से मिलेगी उनका भी दुरुपयोग शुरू कर देंगे, और इस पर्टिकुलर माध्यम से वे खुद तो अमीर बनते जाएंगे, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू दिन पर दिन नीचे आता जाएगा। ठीक है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर सबसे पहला नियंत्रणकारी अधिनियम अगर कोई सा था या कोई कानून आया तो वो था संवैधानिक विकास का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस पर्टिकुलर रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जब 1757 और 1764, ठीक है, 1757 और 1764, जिसमें प्लासी और बक्सर की लड़ाई का जिक्र होगा। प्लासी की लड़ाई जो 1757 के तहत घटित हुई। प्लासी और बक्सर दोनों ही जगह हैं। क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक नहीं, आपको अगर पॉलिटी के अंदर भी तमाम चीजें आ सकती हैं। ठीक है, बक्सर की लड़ाई 1764 के अंदर होगी, और इन दोनों के परिणाम स्वरूप भारतीय क्षेत्रीय शासकों को एक संधि साइन करनी पड़ेगी, एक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा, और ये संधि होगी आपकी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि का रिजल्ट ये आएगा कि अंग्रेजों के हाथ में चले जाएंगे दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार किनके पास चले जाएंगे? अंग्रेजों के पास। अगर कोई आपसे दीवानी कलेक्ट करने लग जाए, आपसे कर लेने लग जाए, तो मान के चलिए कि वो अब आपका शासक बन चुका है। ठीक है, अब वो आपका शासक बन चुका है। ये कर जो प्राप्त करने की शक्ति अंग्रेजों को मिल चुकी है, इससे अब वे और मजबूत हो जाएंगे, और 1773 के चार्टर के बाद सबसे पहला प्रावधान ये होगा कि जो बंगाल का गवर्नर होगा,
बंगाल का जो गवर्नर होगा उसे गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, में बढ़ोतरी की जाएगी उसकी, ठीक है, गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, ठीक है। कंपनी के जो कर्मचारी होंगे, करप्शन और कुप्रशासन दोनों को बंद करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइवेट ट्रेड होगा, इन लोगों का प्राइवेट ट्रेड, जो व्यक्तिगत व्यापार ये लोग करते थे, साथ में कई ये लोग क्या लेते थे, रिश्वत भी लेते थे, जो ब्राइब्स ये लोग लेते थे, इस पर भी किसी भी तरह सभी तरह के प्रतिबंध स्थापित कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये ना तो प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं, ना ही किसी से रिश्वत ले सकते हैं, ताकि कंपनी जिस उद्देश्य से गठित की गई थी, जिस साम्राज्यवादी हित के तहत कंपनी को यहाँ भेजा गया था, अपने उपनिवेशी करने की जो प्रक्रिया है, जो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने वाली जो प्रक्रिया है, पूंजीवाद भी उससे कहीं ना कहीं संबंधित है। और पूंजीवाद आप सभी लोग जानते हैं कि ये सप्लाई और डिमांड पर चलता है, और पूंजीवाद का प्राइमरी उद्देश्य ये होता है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर लाभ को कमाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन को और कुप्रशासन को बंद करने के लिए 1773 का चार्टर लेकर आया जाएगा। इस पर्टिकुलर अधिनियम के अंदर ही आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, जो कहाँ स्थापित होगा, कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, जो कलकत्ता के अंदर स्थापित होगा। इस पर्टिकुलर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से भारतीय संदर्भ में फायदा यह होगा कि पहली बार यूरोपियन पद्धति का न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत मानी जाएगी, ठीक है। पहली बार यूरोपियन पद्धति पर न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत मानी जाएगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट ये होगा कि जो गवर्नर जनरल है, इसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन होगा, और ये कितने मेंबर्स की होगी, ये 4 मेंबर्स की होगी। आने वाले अधिनियमों में पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर ये 4 से 3 कर दी जाएंगी, लेकिन अभी 1773 पर ही सिर्फ फोकस कीजिएगा। गवर्नर जनरल जो होगा, इसको इसके साथ इसकी हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना की जाएगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस इंडियन कंटेक्स्ट में ये होगा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज से जो भारत पर इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि ये इस पर्टिकुलर चीज से कार्यपालिका की स्थापना भारत में लगभग मानी जाती है, ठीक है। वर्तमान संदर्भ में हम लोग कार्यपालिका जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, सरकारें जो होती है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंदर हम सभी लोग जानते हैं कि शासन के 3 अंग होते हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होगा विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य होगा, भारत में क्योंकि संसदीय व्यवस्था है, और किसी भी देश के अंदर अगर आपको ये निर्धारित करना हो कि संसदीय व्यवस्था है वहां पर या आपकी अध्यक्ष व्यवस्था है, तो हमेशा शासन के 2 अंग होंगे, एक विधायिका और दूसरा कार्यपालिका। इन दोनों का आपस में संबंध कैसा है? अगर कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के तहत किया गया है या विधायिका के अंदर से ही हुआ है, और वो दोनों एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल हैं, उत्तरदायी हैं, तो मानकर चलिए कि उस देश के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना है। किंतु इससे एक और चीज पता चलती है, अगर वो एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल है, तो इसका मतलब ये भी होगा, इसका सिग्निफिकेंस ये भी होगा कि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन देखा नहीं जाएगा। लेकिन वहीं इसके विपरीत हम अगर अध्यक्ष व्यवस्था की बात करें, तो अध्यक्षीय व्यवस्था के अंदर विधायिका और कार्यपालिका दोनों के तहत शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होगा। दोनों एक दूसरे के कामों में किसी भी तरह के अड़ंगे नहीं डाल सकती, किसी भी तरह का अवरोध पैदा नहीं कर सकती, ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से इन तमाम पॉइंट्स के सिग्निफिकेंस, इन तमाम चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जय हिंद।